क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पुरातत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। भारत के पुरातत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर अपने मुहाने तक अपनी सहायक नदियों सहित जल के बहाव या फिर प्रवाह की जिस प्रणाली का निर्माण करती हैं उसे नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर अपने मुहाने तक अपनी सहायक नदियों सहित जल के बहाव की जिस प्रणाली का निर्माण करती हैं उसे नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी देश अथवा प्रदेश का अपवाह तंत्र धरातलीय रचना, भूमि के ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों के स्वभाव, विवर्तनिक क्रियाओं, जल की प्राप्ति तथा अपवाह क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास पर निर्भर करता है। भारतीय नदी तंत्र का वर्तमान स्वरूप भी नदी विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भूतल की बनावट तथा नदियों के उद्गम के दृष्टिकोण से भारत के पुरातत्व को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 21, सूखे से बचाव के उपाय बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूखे से बचाव के उपाय बताइए। सूखे से बचाव के उपाय। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिससे पूर्णतः छुटकारा पाना एक असंभव कार्य है, परंतु मानव अपने प्रयोगों और प्रयासों से इस विपदा के प्रभाव को कम करने में जरूर सफल हो सकता है। सूखे के प्रभाव को कम करने के उचित प्रभाव निम्न है। सूखे के प्रभाव को कम करने के उचित प्रभाव निम्न है। पहला है, यदि किसानों को पहले से कम वर्षा की सूचना दी जाए तो वे कम जल मांगने वाली फसलों का चयन कर सकते हैं। दूसरा है, वनों की अंधाधुंध कटाई रोक कर भी वर्षा की अनियमितता पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में यदि सिंचाई की आधुनिक विधियों का पर्याप्त विकास कर लिया जाए तो सूखे के दिनों में खेतों की सिंचाई कर फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। चौथा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे के अकाल पड़ने की स्थिति में व्यक्तियों तथा पशुओं को मृत्यु से बचाने के लिए खाद्यान्न तथा चारे के सुरक्षित भंडार रखने चाहिए। पांचवा है, परिवहन के नवीन साधनों का समुचित विकास किया जाना चाहिए ताकि सूखे के दिनों में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाकर उन्हें भूखमरी से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 22, अपक्षय को परिभाषित कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन होने में सहायक होती है। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन होने में सहायक होती है, लेकिन इसमें ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, अपरदन किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अपरदन किसे कहते हैं? जब गतिशील शक्तियों यथा हवा, हिमानी, नदी, लहरें, भूमिगत जल आदि के द्वारा धरातल पर चट्टानों में तोड़-फोड़ क्रिया की जाती है तो उसे अपरदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भूमिगत जल से क्या आशय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भूमिगत जल से क्या आशय है? भूपृष्ठ के नीचे पाए जाने वाला वह जल जो कि चट्टानों के छिद्रों, दरारों व परतों में स्थित होता है। भौम जल, भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिमनद से क्या आशय है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
हिमनद से क्या आशय है? पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर स्थित हिम चोटी या हिम क्षेत्र से हिम राशि जब गुरुत्व के कारण निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में प्रवाहित होती है तो उसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कृषि के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कृषि के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं, स्पष्ट कीजिए। कृषि के विभिन्न प्रकारों के अनुसार पृथ्वी के धरातल को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। इन भागों में श्रमिकों की उपलब्धि, पूंजी तथा व्यवस्था की प्राप्ति, भूमि की किस्म और उसकी उपलब्धि, विविध तकनीकी का प्रभाव आदि के आधार पर कृषि के निम्न रूप देखने को मिलते हैं। पहला है प्राचीन भरण पोषण वाली कृषि, दूसरा है गहन भरण पोषण वाली कृषि, तीसरा है भूमध्य सागरीय कृषि, चौथा है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, पांचवा है व्यापारिक फसल एवं पशुपालन, छठा है पौधे वाली कृषि, सातवां है व्यापारिक एवं फल उत्पादन वाली कृषि। क्वेश्चन नंबर 27, संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त है, ये पूरे विश्व में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। मानव संस्कृति की प्रगति एवं विकास इन प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित रहता है। संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पहला है अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से, दूसरा है पुनः पूर्ति की दृष्टि से, तीसरा है वितरण की दृष्टि से, चौथा है प्रयोग की दृष्टि से। इनका सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इन्हें निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है जीवीय एवं आजीवीय संसाधन, दूसरा है पुनः पूर्ति एवं आपूर्ति संसाधन, तीसरा है संभाव्य एवं विकसित संसाधन, चौथा है कच्चे पदार्थ एवं शक्ति के संसाधन, पांचवा है कृषि संबंधी तथा पशुचारिक संसाधन, छठा है खनिज पदार्थ तथा औद्योगिक संसाधन।